हाय गाइस, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई करिए। अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप जितना हो सके उतने टाइम को यूटिलाइज करिए और पढ़ते जाइए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आपके लिए सब कुछ नया है। तो आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम आएगा तो हम 1 महीने पहले पढ़ लेंगे तो दिक्कत फेस करनी पड़ जाएगी। दैट्स वाई अपने टाइम को जितना हो सके उतना यूटिलाइज़ करिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप सभी शानी क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ नहीं भूलिएगा। जो भी लोग नए आ रहे हैं, जब भी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पे आऊँ तो आपको अपडेट मिल जाए। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे पोल मिलते हैं, बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं, जो आपको अदर चीज़ें यहाँ पर नहीं शेयर हो पाती, वो वहाँ पर मिलती है। तो इसके लिए आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा टेलीग्राम का। आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी वीडियो से। और जो भी लोग जब भी देख रहे हैं, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जाते जाते एक कमेंट भी करते हुए चाहेंगे आपको ये क्लास कैसी लगी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सोशल साइंस के बारे में, जो कि 50 नंबर का पेपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम शुरू से पढ़ते आए हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से कर सकते हैं और नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको काफ़ी कुछ बता दिया है इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर 3 ही आपका चल रहा है, जिसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी डिटेल डिस्कस की थी कि नहीं की थी। जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बताया था, वहाँ के जो प्रमुख स्थल है वो बताया था, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी बताया था, जितना और प्रश्न भी दिखाया था। जितने मोस्टली प्रश्न आते हैं वो भी चीज़ें, जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो भी चीज़ें, हर एक चीज़ अपडेट मैंने की थी। आज मैं आपको उसी के आगे कंटिन्यू करूँगी, जहाँ पर हम जो एक बेबीलोनियन की सभ्यता है, बेबीलोनिया की सभ्यता, इसके बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से कह सकते हैं कि 75% प्रश्न आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इससे ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 25% प्रश्न आता है। सिर्फ 25% प्रश्न इस सभ्यता से आता है, नहीं तो 75% सिंधु घाटी सभ्यता से आता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। चलिए देखते हैं क्या है बेबीलोनिया की सभ्यता, बेबीलोनिया सिविलाइजेशन। आइए जानते हैं। मैं हल्का सा जूम कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है, वैसे इसमें भी देखेंगे। बस ये है कि ये थोड़ा कम पूछा जाता है, वो ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो है बेबीलोनिया की सभ्यता। इनके जो निर्माता हैं वो है सिमेटिक जाति के लोग थे। कौन थे? सिमेटिक जाति थे। बहुत सारी जात है, बर्बर जाति है और बहुत गुज्जर जाति है, बहुत सारी जातें हैं। वैसे उस समय एक जाति बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं प्रमुख थी या प्रचलित थी, जो थी सेमेटिक जाति। ठीक है, तो बेबोलिया की सभ्यता किसने ले आई या किसके नाम से जाना जाता है, या इसमें कौन मेंबर्स आते हैं एक प्रकार से, या किस जाति के लोग आते हैं, तो वो है सेमेटिक जाति के लोग, जो सुमेरिया के आसपास के क्षेत्र अथवा अरब के रेगिस्तान क्षेत्र में खानाबदोशी जीवन यापन कर रहे। ये लोग लगभग सुमेरिया के आसपास के रहने वाले थे। वहाँ के क्षेत्र में अरब के रेगिस्तान के आसपास का जो एरिया था, वहाँ पर पूरा कवर किया था इन्होंने। इनका एक प्रकार से कह सकते हैं कि गढ़ था। ये सेमेटिक जाति के लोग वहाँ पर रहने लगे, एक के बाद एक बसते गए। कई पीढ़ियाँ वहाँ पर आईं और ये एक सभ्यता वहाँ पर बन गई। फिर बाद में ये लोग वहाँ पर अपना पूरा जीवन यापन करने लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण ये कालांतर में दजला फरात घाटी पे पहुंचे। ये जो इनका जो ये सेमेटिक जाति के लोग हैं, अक्सर जो ये किसी कम्युनिटी के लोग होते हैं, कोई भी जाति के लोग होते हैं, ये घुमंतु टाइप के एक प्रकार से होते हैं। जैसे आप देखिए, आपके गली मोहल्ले में कभी कभार वो जैसे कि बाबा फकीर के नाम से आते हैं, चादर लेके, बड़ी बड़ी चादर पकड़ के, ग्रीन ग्रीन कलर की चादर या किसी भी कलर की चादर, तो पैसे मांगते हैं, वहाँ जाएंगे, इतना चंदा चढ़ाएंगे, तमाम चीज़ें कहते हैं। तो ये सब लोग उस जाति में आते हैं। बहुत सारे लोग देखिए आते हैं गाय भैंस को लेके, नंदी बैल को खूब सजा वजा के आते हैं, मांगते हैं हम ये किए हैं। गुरुद्वारे में कोई अरदास लगाया रहता है, तो वहाँ तो ये सारे लोग काफ़ी ग्रुप में आते हैं। देखिए, जो हाथी कभी आता है मोहल्ले में, गली में, तो हाथी आता है, देखा होगा ना। तो हाथी जब आता है, 10-15 लोग उसके साथ में आते हैं। तो ये सब भी जो होते हैं, ये सब अभी तो ठीक है, अब जातियाँ बदल गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक जो क्या समूह की बात बता रही हूँ। तो जैसे ये समूह के लोग हैं, 15-20 लोग एक साथ आते हैं, मांगते हैं, फिर चले जाते हैं। जो जिसको जो अपनी श्रद्धा से देता है, आस्था से देता है, वो अपनी अलग बात है। लेकिन जैसे वो लोग घुमंतु है, कभी इस मोहल्ले में दिखेंगे तो साल भर में 1-2 बार तो हाथी आ ही जाता है, इतना देखा है मैंने। तो ये लोग हमेशा नहीं आते हैं, अलग अलग टाइम पे। तो ऐसे ही हर जगह पूरे पूरे इंडिया भर में घूमते रहते थे। तो अभी तो इंडिया है, लेकिन पहले तो ऐसा इंडिया कुछ खास क्लियर नहीं था। तो यहाँ पर ये जो सेमेटिक जात के लोग थे ना, ये घुस घुमंतु टाइप के, तब कभी सुमेरिया के पास में, तो कभी यहाँ पर दजला फरात घाटी के किनारे, वहाँ पर इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा अवशेष मिला है और काफ़ी इनके बारे में जानकारियाँ भी वहाँ से मिली हैं। आइए आगे चलते हैं।
फिर देखिए क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना 2750 ईसा पूर्व में इस जाति के एक कबीले ने सुमेरिया पर आक्रमण कर सुक्रिया के कुछ प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। धीरे धीरे इस कबीले ने अपनी शक्ति बढ़ाकर अक्काद नामक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। ये 2750 ईसा पूर्व के आसपास के समय की बात हो रही है कि इस जाति के एक कबीले ने, इस जाति में जो कबीले होते हैं तो वो जो टीवी में दिखाते हैं कबीले वाले वो अलग है, हुहा करते रहते हैं फिलहाल के लिए, वो जनजाति बड़ी विशाल लगती है देखने में। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये सुमेरिया पर आक्रमण कर दिए और वहाँ पर कुछ जगह पर कब्जा करने के बाद इनकी धीरे धीरे शक्ति बढ़ती गई, इनके कबीले और ज़्यादा बढ़ते गए, क्योंकि कब्जा करने के बाद वहाँ के भी लोग इनमें कुछ शामिल हो गए। तो ये बाद में क्या हुआ, एक छोटा सा राज्य भी बनी। पहले तो क्या था कि एक कबीला था, एक संगठन, मतलब एक जाति के नाम से ही, घुमंतू जाति, घुमक्कड़ जाति, ऐसे इस नाम से प्रचलित थे ये लोग, क्योंकि ये कभी वहाँ ऐसे रहा करते थे। कोई इनका एक कह सकते हैं कि फिक्स स्थान नहीं था। लेकिन बाद में जब ये आक्रमण किए, इनका राजपाट और फैलता गया तो ये एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर ये एक राज्य को, मतलब राज्य से संबोधित होने लगे। ठीक है, आइए आगे। इस कबीले के शक्तिशाली शासक सारगोन प्रथम, इसका जो एक शक्तिशाली शासक था वो था सारगोन प्रथम ने 2500 ईसा पूर्व तक संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अधिकार कर। तो फिर क्या हुआ कि 2500 का टाइम इंटरवल आया तो पूरे मेसोपोटामिया में पूरा आधिपत्य कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया एक प्रकार से। इसी महान शासक ने बेबीलोन नामक नगर की स्थापना की। तो ये बेबीलोनी की जो सभ्यता आई है पहले थोड़ी जानी जाती थी, लेकिन बाद में नाम पड़ा, पहले कुछ और नाम से था, ऐसे ही चलता था, लेकिन बाद में फिर जब सारी खोज हो गई तो नाम भी पड़ गया। तो बेबीलोन नाम का एक नगर था, तो उसकी स्थापना इसने कर दी। किसने कर दी? ये सारगोन ने कर दी। ठीक है, सारगोन ने क्या कर दी, उसकी एक नगर की स्थापना कर दी और इसे अपनी क्या क्या राजधानी बनाया। इसे क्या क्या अपनी राजधानी बनाया। इसी नगर के नाम पर यह सभ्यता बेबीलोनियन की सभ्यता का नाम से प्रसिद्ध हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम पड़ा था वो सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से पड़ा था ना, तो वैसे ये भी सभ्यता का नाम एक नगर होने की वजह से पड़ गया। आगे आ जाइए, देख लिया। देखो पहले मैंने क्या बताया कि कहाँ से उद्भव हुआ या कहाँ से नाम पड़ा, क्या चीज़ है। अब आगे मैं जो बताने चल रही हूँ वो यहाँ पर विशेषताओं के बारे में है। होपफुली सबको समझ में आया होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया ना सभी को? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में भी देखेंगे, कैसे कैसे सभ्यताएँ थी, क्या क्या होता था, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। और ये बात नोटिस की गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता हो या ये वाली सभ्यता हो तो जो विशेषताएं हैं उन पे ही प्रश्न बनता है। अब आइए देखते हैं एक एक सेक्शन को, क्या चीज़ है यहाँ पर। इनकी जो सभ्यता है, शासन व्यवस्था है, उससे क्या रिलेशन है या क्या बात कही जा रही है। बेबीलोनिया में राजतंत्रिक शासन प्रणाली लागू हुई थी। ठीक है, अच्छी बात है। लोग राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानना। जो समय जो राजा हुआ था वहाँ के जो लोग थे, जो प्रजा थी, वो राजा को ही सर्वोपरि मानते थे, राजा को ही सबसे बड़ा मानते थे कि जो राजा है वही सर्वोपरि है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति राजा में नहीं, मतलब कि जो पूरे राज्य का जो कंट्रोल था, गवर्निंग पावर कह सकते हैं, वो सब राजा के हाथ में ही था। उनका उपदेश अंतिम होता था, मतलब जो राजा लास्ट में कह देता था, अगर कहें कि आम के पेड़ में इमली फरी है तो हाँ इमली फरी है, ये सबको मानना पड़ता था। राजा के शासन के संचालन के लिए पुरोहित और सामंत वर्ग के सदस्य वहाँ पर जो है क्या कहते हैं परामर्श देते थे। मतलब राजा का जो शासन पाठ चलता था, सारी चीज़ें होती थी, उसमें पुरोहित और सामंत ये दो वर्ग के वहाँ पर लोग हुआ करते थे जो परामर्श देते थे क्या करना है, कैसे करना। मतलब उनके सलाहकार थे एक प्रकार से, उनके मार्गदर्शक भी हुआ करते थे, उनको भी रास्ता बताते थे। किंतु राजा वास्तव में स्वेच्छाचारी होता था। लेकिन राजा जो है, मतलब ये है कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि राजतंत्रिक शासन प्रणाली है। राजतंत्र मतलब कि कोई किसी के आधिपत्य में नहीं, मतलब जो राजा लोग सलाह देंगे वो अच्छी बात है, ना मानना राजा के ऊपर डिपेंड है, तो वो अपने में पूरा सब कुछ करते थे। तो ऐसी कुछ बातें हैं, फेमस हैं, देखते हैं। फिर दिया गया है शासन की सुविधा के लिए राज्य के प्रांतों में विभक्त। शासन की सुविधा को देख रेख करने के लिए, सुचारू रूप से चलवाने के लिए, अब एक जगह तो कोई राजा है तो कंट्रोल तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करता था, सभी राज्य छोटे छोटे प्रांत में और जगह जिलों में, कस्बों में बढ़ जाते थे। तो वैसे ये जो भी था सब कुछ डिवाइड हो गया था, प्रांत विभक्त हो गया था। प्रत्येक प्रांत की देखभाल के राजा प्रांतपति और अन्य अधिकारियों की नियुक्त करता। मतलब हर सेक्शन के, हर एरिया के, हर क्षेत्र के पहलुओं को ध्यान रखते सभी का वहाँ पर विकास होता था और सबके लिए अधिकारी को नियुक्त करते थे ताकि उसकी देख रेख होती रहे। ठीक है, तो ये सारी और सभी लोग मिलकर राजा के आगे का पालन करें। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो उस समय शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्री थी। कैसी थी? बेबीलोनिया की सभ्यता में जो शासन प्रणाली थी
वो राजतंत्री थी। कैसी थी? राजतंत्री थी। क्लियर? आगे आइए, चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं, दूसरे पे देखते हैं। अब इनकी सामाजिक जीवन कैसे, सोशलाइजेशन कैसा था इनका जीवन में? बोलोनिया समाज मुख्य रूप से तीन वर्ग में, ये तीन वर्ग में डिवाइड हो गए थे। एक उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। यानी निम्न वर्ग में दास वंश के जो लोग आते थे, जो दास दासी का कार्य करते थे, वो लोग आते थे। ये तीन में बढ़ गए थे। अब देखो, उच्च वर्ग में पुरोहित आते थे, जो पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण और लोग थे, वो आते थे। राज परिवार के सदस्य, राजा को परामर्श देने वाले सदस्य उच्च अधिकारी में आते थे। ठीक है, जो राज परिवार के मेंबर थे या राजा को परामर्श देते थे, वो लोग उच्च अधिकारी में आते थे। मध्य वर्ग में किसान आते थे, जो किसान थे, जमींदार रहते हैं, लैंड लॉर्ड वगैरह होते हैं, ये सब लोग आते थे। और निम्न वर्ग में जो है युद्धबंदी को कहा जाता था, जो दास, जो युद्ध बंदी वाला आक्रमण के समय जो लोगों का कब्जा कर लिया जाता था, सेना टुकड़ी उकड़ी को कब्जा कर लेते थे, राजा मर गया तो वो लोग इसमें मिल जाते हैं, तो वो लोग दास बन जाया करते थे। तो ये यहाँ पर देखने को मिली। इनकी दशा यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत शोचनीय थी। इनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो तीन वर्गों में डिवाइड हो गई थी, और उस वर्ग की वजह से बहुत कुछ छुआछूत का भी और भी ये है वो है, थोड़ा समाज का जो भेदभाव था वो इस सभ्यता में देखने को ज़्यादा मिला था। ठीक है, आगे आइए। फिर क्या दिया है? बेबीलोनियन समाज में संयुक्त परिवार प्रथा के कारण बड़े बड़े परिवार का बड़ा बड़ा परिवार, राज परिवार, जैसे राज परिवार है तो बहुत बड़ा बड़ा विशाल परिवार होता था। तो मतलब जो एक ज्वाइंट फैमिली है, बड़े परिवार की बात, वो उस समाज में या उस सभ्यता में देखने को मिली थी। सामान्यतः राज समाज में एक विवाह की मान्यता, तो उस समय एक ही शादी का ही अलाउ था, दो शादियां नहीं अलाउ थी। जैसे आज हिंदू धर्म में एक ही शादियां हैं, दूसरी शादी नहीं अलाउ है। कोई केस है या कुछ भी है तो ठीक है, लेकिन एक ही शादी अलाउ है। तो किंतु उच्च वर्ग के लोग बहुविवाह के, लेकिन जो उच्च कैटेगरी के लोग होते थे वो एक साथ तीन चार शादियां करते थे, मतलब एक एक लाइफ में कई शादियां करते थे। बेबीलोनियन की सभ्यता में स्त्री की स्थिति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। स्त्री की जो पोजीशन इस सभ्यता में रही है उसके बहुत मतभेद रहे, क्योंकि किसी ने कहा कि बहुत ही बेकार थी, उनका इस्तेमाल होता था। कुछ ने कहा कि बहुत अच्छी थी, उनको सम्मान दिया जाता। तो अच्छी थी या बेकार थी देखा तो है नहीं किसी ने, लेकिन इसका प्रश्न नहीं आता। मैं तो बस आपको ये बात बता रही हूँ कि जो स्त्रियों की पोजीशन थी, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ अच्छी थी, कुछ लोगों ने कहा ठीक ही ठाक थी, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही गंदी थी, लोग औरतों का शोषण करते थे। तमाम चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, कई रीजन। तो फिलहाल प्रश्न नहीं आएगा, बस थोड़ा सा फैक्टर है, देख लेते हैं क्या ही है। आगे चलिए इसी के साथ, मतलब औरतों को कुछ खास ज़्यादा इज्जत नहीं दी गई थी, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आर्थिक जीवन। अब इनकी रोजी रोटी का क्या था ये देख लेते हैं। बेबीलोनिया की आर्थिक संरचना में कृषि पर, ये कृषि पर, खेती पर डिपेंड थे, उसी से काम करते थे। अपना उर्वर प्रदेश होने के कारण उपज अच्छी, एक अच्छा उर्वरक जो एरिया था वो बहुत अच्छा था। उस नदी के किनारे होने की वजह से नदी के किनारे की जो भूमि या मिट्टियाँ होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि पानी की लहर आती है तो बहुत कुछ पानी में इतने सारे मिनरल्स होते हैं वो ले आती है, लहर कंकड़ पत्थर भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाती है, जीवाश्म भी बहुत आते हैं। इस वजह से उपज जो है वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में होती थी, और लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो उसी से चलता था। अनाज, खजूर, खजूर का होता था, जैतून, अंगूर, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी खेती होती थी। और लोग पशु भी पालते थे, पशु गाय भैंस ऊँट बकरा बकरी जो भी था, ये सब कुछ जालतू पालतू पशु को भी पालने का जो एक प्रचलन था वो इस सभ्यता में भी देखने को बहुत ही अच्छे से मिला हुआ है। ठीक है, आगे आइए। फिर क्या है, ये लोग व्यापार भी करते थे, ये लोग व्यापार भी थोड़ा बहुत जान गए थे व्यापार के बारे में। उद्योग भी विकसित हुआ, वहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योग भी बनाए गए, वस्त्र का निर्माण हुआ, मिट्टी और कांसे के बर्तनों का निर्माण हुआ, विभिन्न प्रकार के आभूषण का भी निर्माण हुआ। कारीगर बड़ी कुशलता के साथ आते थे, एक साथ मिलकर काम करते थे। तो ये भी देखने को मिला कि व्यापार का जो एक नींव है कि बिजनेस करना चाहिए, लेन देन करना चाहिए, क्रय विनिमय करना चाहिए, सामान के बदले सामान और तमाम चीज़ें। तो ये सारा भी वहाँ पर मतलब प्रचलन में था। ठीक है, आगे आइए। अब इनकी कला क्या थी, इनका थोड़ा आर्किटेक्चर या आर्ट देख लेते हैं। तो बेबीलोनियन की सभ्यता विभिन्न प्रकार की कलाएं, हर बहुत अलग अलग कलर की कला, बहुत अलग अलग कलर नहीं, मतलब अलग अलग कलाएं थी। ठीक है, क्या था, सत्यापल्लय कला में यहाँ पर शिल्पकार की जो कला थी वो भव्य और विशाल देवालों का जिगुरत का निर्माण, देवालों को जिगुरत कहते हैं। मतलब जैसे जो मूर्ति बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति देखा है ना, मूर्ति बनती है, वो छेनी हथौड़ी से उसको पत्थर को गढ़ते हैं, उसमें काफ़ी कुछ बनाते हैं। तो वो सभ्यता, वो मूर्तियों का बनाने का जो निर्माण था
वो इसमें देखने को ज़्यादा मिला हुआ था। इस सभ्यता के लोगों ने चित्रकला का विकास, चित्र ये लोग पेंटिंग करना सीख गए थे, पत्थरों के ऊपर पेंटिंग बनाना, कलर भरना, ये इनमें इनको बहुत अच्छे से आ गया था। प्रकृति के दृश्य के चित्र, प्रकृति का कोई चित्र है, पेड़ पौधे, सूरज है, हाथी घोड़े बैल, तो इनका बना लेते थे। राजाओं के चित्र, राजा महाराजा को बनाते थे। पशु के चित्र, ये सब ये अच्छे चित्रकारी की जो एक गुण है, जो चित्रकारी की कला है, वो बेबीलोनिया की सभ्यता में कूट कूट कर दिखी थी। अक्सर लोग इसी का व्यापार भी किया करते थे। आगे आइए, बेबीलोनिया के राजमहल और दीवारों की दीवार पर इस प्रकार के चित्रों के अंकन प्राप्त हुए हैं कि बेबीलोनियाई चित्रकार 7 रंगों का प्रयोग था। यहाँ पर क्या था कि ये लोग 7 रंगों से अवगत हो गए थे। ये चित्रकारी करे तो वहाँ की जो दीवारें होती थी उनमें गाय भैंस मनुष्य चीता हाथी घोड़ा, जो घर पर जो भी था, बहुत आप जाइए घूमने जाइए बाहर तो देखिए कि वहाँ की दीवारों में सब कुछ है। गुफाओं में भी पेंटिंग बनी हुई है। तो चित्रकारी का जो एक कला थी या चित्रकारी का एक जुड़ था वो जानते थे, और साथ ही साथ ये 7 रंग भी उनमें फिल करना, 7 रंगों से अवगत हो गए थे और 7 रंग भी फिल करके कलरफुल बनाते थे एक प्रकार से। बेबीलोनिया में वस्त्र निर्माण, कपड़ा बनता था, मुद्रा निर्माण होती थी, ठीक है, मिट्टी और धातु के बर्तन का निर्माण किया गया, आभूषणों का निर्माण था। ये सब वहाँ पर कला जो है वो एक उन्नत अवस्था में विकसित थी और ये लोग अच्छे से काम भी करते थे। इस काल में निर्मित झूलते हुए बाग, संसार के मतलब बाग वगैरह भी थे वहाँ पर, और भी कुछ चीज़ें थी, काफ़ी अच्छी थी। क्लियर है? आगे आइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये रही आपकी छोटी सी क्लास। इस सभ्यता के बारे में इतनी डिटेल बहुत है, बिकॉज कला बता दिया आपको मैंने आर्थिक जीवन बता दिया इस सभ्यता का, सामाजिक जीवन बता दिया इस सभ्यता का, और आपको शासन व्यवस्था कैसी थी वो बता दिया। इस सभ्यता के बारे में प्रश्न बनता है कि कहाँ मतलब कैसे नाम पड़ा। एक प्रश्न ये आएगा कि किस नदी के किनारे है, तो दजला फरात नदी के किनारे घाटी में बसी हुई है। ये सभ्यताओं से इतने ही प्रश्न आते हैं। ज़्यादा प्रश्न आपको सिंधु घाटी सभ्यता से आएगा। इस सभ्यता से कुछ ही प्रश्न आएगा, बस इसकी कहाँ पर लोकेशन है, ये चीज़ें, और जो राजतंत्र प्रणाली बताए उस पर प्रश्न आता है। चित्रकारी जो एक कला है वो प्रश्न आ जाता है। तो ये 3-4 प्रश्न हैं जो इस सिविलाइजेशन से आएंगे, बाकी आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही पूरा आएगा। तो आज की क्लास यहाँ पर छोटी होगी क्योंकि टॉपिक भी छोटा है। इसी तरीके से 1-2 सभ्यताओं के बारे में और है जिससे कुछ प्रश्न बन जाते हैं, तो वो आपको इसके बाद ही बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, एक नई सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली सबको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, देखते हैं क्या रहेगा, उस पर डिस्कस करेंगे जैसे आज हमने किया है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।